नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKV। इस वक्त प्रदीप जी मेरे साथ नहीं है, एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार साहब इस वक्त नहीं है, बहुत जल्दी आ जाएंगे। आज वो एरोली में और वहाँ से हमको ज्वाइन करेंगे। आज इस बार दुबई में या कोलंबो में नहीं है, वो इज इन एरोली। नाउ द पॉइंट इज there's a lot of buzz going around one particular video which has gone viral all over the place. It's with regard to Mr. Narendra Singh Tomar's son. Tomar Saab is the agriculture minister, as you know, and well, the Congress of course denies it. They say this is utter nonsense. जनाब तोमर साहब जो हैं वो मध्य प्रदेश के नामी गिरामी लीडर हैं। उनके साहबजादे जो हैं वो वीडियो के ऊपर कुछ तथाकथित तौर पे ये डिस्कस करते हुए पाए जा रहे हैं कि वो इतना करोड़ उधर से और 100 करोड़ इधर से और 150 करोड़ इधर से, ऐसा कुछ कोई बातचीत चल रही है। नाउ दिस हैज सेट द कैट अमंग द पिजन्स, सो टू स्पीक। मध्य प्रदेश, the Congress is already ahead. I don't believe the latest survey which has come in from NDTV. Let me tell you very, very frankly, I think, as our people from the ground have said, it's going to be very difficult for the BJP. And this particular video perhaps has made it more difficult. Of course, nobody is actually saying that it's a completely authentic video or stuff like that, but that I think a forensic study will determine. At the moment with us to talk about that and to talk about other matters, especially with regard to Mr. Rahul Gandhi, is our old friend from the Congress party, Bharat Singh Saab. Bharat Singh Saab, नमस्कार। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रदीप जी हमारे साथ होंगे बहुत जल्दी, थोड़ी देर के बाद। ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आ जाएंगे वो भी। तो भरत सिंह साहब, राहुल गांधी साहब ने एक स्टेटमेंट दी, यार मुझे तो बहुत पसंद आई, बाकी सबके बारे में मुझे मालूम नहीं। उन्होंने यह कहा कि यार देखो, चुनाव होते रहते हैं, चुनाव में कभी लोग जीतते हैं, कभी हारते हैं, कभी हम जीतते हैं, कभी वो हारते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस बार जो लड़ाई है, इस बार जो संघर्ष है, वो एक तो लोकतंत्र बचाने का संघर्ष है और दूसरा देश को बचाने का संघर्ष है। इस विषय के बारे में क्या कहेंगे सर आप? और साथ में उन्होंने एक और चीज कही कि कांग्रेस हर वो कुर्बानी देने को तैयार है जिससे इंडिया अलायंस इकट्ठी रहे। भरत सिंह जी बताएं। ठीक है, देखिए, मैदान में जब कहते हैं कि दो पहलवान लड़ते हैं तो एक की जीत होती है और एक हार होती है, और चुनाव या कुश्ती दोनों एक ही तरह से होते हैं। एक की जीत होती है और एक की हार होती है। जो जीता उसको बधाई मिलती है और जो हारता है थोड़ा क्रिटिसाइज होता है। तो तैयारी तो सबकी रहती है, हमारी भी तैयारी रहेगी और सामने वाला जो होता है उसकी भी तैयारी रहती है। लेकिन सवाल यह है कि हार जीत में सच्चाई क्या है, उसे ढूंढना जाना चाहिए और देश की जनता को ये समझना चाहिए कि हमें किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है जी। क्योंकि देश की जनता अगर ये कहती है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, देश की जनता अगर ये कहती है कि हमें बहुत तकलीफ हो रही है, देश के नौजवान अगर ये कहते हैं कि हमें बेरोजगारी से सामना करना पड़ रहा है, रोजगार नहीं है, देश के किसान अगर ये कहते हैं कि हमें जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो अगर ये सब बातें हैं और उसके बाद में भी कोई सरकार अगर जीतती है, तब कुछ न कुछ ये सवालिया निशान उठता है कि सारे लोग जब विरोध में हैं तब ये चुनाव किस तरह से जीता जा रहा है। तो मेरा मानना है कि ठीक है, देश की जनता है, जो मैंडेट देती है, जो आशीर्वाद देती है, उसको सर आंखों पे रखना चाहिए जी। लेकिन देश की जनता को भी ये समझना चाहिए कि कौन अपने लिए अच्छा है और कौन बुरा है। दुरुस्त बात है। और जिस तरीके से एक चीज तो बड़ी वायरल हो गई है, मतलब पता नहीं उसके बारे में आप कमेंट करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, मुझे मालूम नहीं। हम राहुल गांधी जी के ऊपर वापस ही आएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर साहब के जो साहबजादे हैं, उनका एक वीडियो आया है, हर जगह पे चर्चा में है। मतलब कांग्रेस की ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, सुप्रिया श्रीनाथ जी ने तो उसके बारे में बहुत कुछ कहा है, जहां पर डिस्कशन हो रहा है कि 29 करोड़ इधर से, 39 करोड़ इधर से, 100 करोड़ उधर से। ये क्या है साहब? बीजेपी कहती है फेक वीडियो है। भरत सिंह जी नहीं, देखिए, अगर 29 करोड़ यहाँ से, 100 करोड़ वहां से, 40 करोड़ यहाँ से,
तो जितने भी करोड़ कहीं और कहीं ना कहीं से भी वो आने चाहिए। वो आएंगे नहीं तो फिर घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगी, भाजपा इतनी बड़ी पार्टी कैसे बनेगी? वो तो चाहिए ना। लेकिन क्या है ना, दुर्भाग्य है देश का राजीव भाई कि वहां पे ईडी और सीबीआई की नजर तक नहीं पड़ती, टेढ़ी नजर भी जरा भी नहीं होती है जी। एक बार हम और आप है ना नजर को आए बाएं दाएं घुमा लेंगे, लेकिन नहीं, अभी मजाक नहीं भरत सिंह जी, अभी शो के दौरान अगर मैं आपसे कह दूं कि भरत सिंह जी वो जो 25 करोड़ आपने भिजवाने थे आपने भिजवाए नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। यहां पर अगले दिन लोग आ जाएंगे, आपके घर भी मेरे घर भी। इधर कुछ नहीं होने वाला। जी कहिए सर, आप अडानी साहब का नाम दिखा रहे हैं, बोलिए सर। मैं बहुत दिनों से आपके चैनल पे ये कह रहा था कि धीरे धीरे हर कांग्रेसियों को जेल जाने की जी नौबत ये सरकार लाएगी जी, क्योंकि जो अदानी के खिलाफ बोलेगा उसे किसी न किसी तरह से फंसाया जाएगा। जी आपका नाम तो भी दिख रहा है वहां पे, मुझे दिख रहा है। वाह, ये अदानी का नोटिस है सर। नोटिस नहीं है, आपके लिए सर्टिफिकेट है। हाँ, ये नोटिस है और ये मेरी तरफ से ये जो है कल मैंने पुलिस में कंप्लेंट किया जी। और उसमें मजे की बात क्या है, 2 मिनट में लेना चाहूंगा। प्लीज गो हेड, वो बोलिए बोलिए सर। मैं उस समय पूना में था जब अदानी के लोग हमारे घर पे आए, इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने डिस्कनेक्ट किया और डिस्कनेक्ट करने के बाद जब पता चला मेरी वाइफ को, धर्मपत्नी को, तो जब वो नीचे आके देखी तो 2-4 लोग जो है मीटर को लॉक तोड़े, जबकि ये लॉ नहीं कहता है, अगर लॉक है तो आपको घर वालों को बुला के प्रॉपर ढंग से वीडियो रिकॉर्डिंग करके या बताना चाहिए कि भाई ये चोरी की लाइट है या डायरेक्ट लिया गया है, ये कैसा है। अगर आप आते हैं मीटर को तोड़ते, मीटर के बॉक्स को तोड़ते हैं, उसके बाद में आप लाइट कट करते हैं, 15-20 मिनट के बाद अगर कोई आता है घर का तो उसको आप ये बताते हैं कि ये सही नहीं है, गलत है, तो इससे कैसे विश्वास किया जाए? एक। दूसरा, आपने बिना वेरिफिकेशन किए, बिना नोटिस दिए और बिना पुलिस प्रोटेक्शन के आप मेरे घर में कैसे घुसे, जबकि कोई घर में नहीं था, एक मेरी पत्नी अकेली महिला घर में थी। आप घुसते हैं घर में और उसके बाद में आप कहते हैं कि कह दीजिए कि ज्यादा अगर हमारे साहब के खिलाफ बोलेंगे तो इससे भी बड़ा दुष्परिणाम हो सकता है और बहुत सारे बातें उन्होंने कहा। तो क्या ये राइट्स दिया गया है अदानी के लोगों को कि आप किसी के घर में बिना सर्च वारंट के या किसी पुलिस प्रोटेक्शन महिला के आप घुस सकते हैं? उसके बाद आप फिर नोटिस भेजते हैं कि आपको या तो 78,000 भरना पड़ेगा या तो आपको अंधेरे में रहना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से, हाँ जी। तो क्या सर वहां पे क्या 20 एसी चला रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, ये कह रहे हैं कि हमने जो है वो चोरी की लाइट, मैंने कहा ना कि आपको किसी भी देखिए ये है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूं कि करीब करीब 77, ये देखिए यहाँ पे दिया है 77,000, ये देखिए 77,000। और मजे की बात यह है कि उस घर में अभी मुझे 2 महीना हुआ आके रहते हुए। तो इस तरह से झूठे आरोप लगा के, क्योंकि उन्होंने बहुत ट्राई किया, मैं जानता था, इसलिए मैं बार बार कहता था कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता, नेता तो नेता, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये अघोषित आपातकाल है। एक घोषित आपातकाल की जो बार बार भाजपा बात करती है, तो मैं समझता हूँ ये अघोषित आपातकाल है। उनको जितना सताना है, जितना हरेसमेंट करना है, मैं आपको बता दूं राजीव जी, वो कर ले। अगर वो चाहते हैं मुझे जेल में डालना तो भी डाल दे। मैंने कहा कि मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। अगर आप ये साबित कर देते हैं कि मैंने चोरी की लाइट ली थी तो मैं जेल जाने को तैयार हूं, और नहीं तो मैं सीधा कहता हूं अदानी जी मुझसे डरते हैं, अदानी जी कांग्रेस पार्टी से डरते हैं, अदानी जी राहुल जी से डरते हैं, और इसलिए जो भी अदानी के खिलाफ बोलेगा उसको इस तरह से नोटिस दिया जाएगा। मैं कोई डरने वाला नहीं हूं, मैं मुकाबला करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए जेल भी जाना। लेकिन यहां पर ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। एक सेकंड, अजीबोगरीब बात यह है कि मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम अडानी साहब की या अडानी ऑर्गेनाइजेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी है उसकी बात मान लेते हैं कि आपके घर में चोरी की लाइन थी, ठीक है सर, मान लिया। सर चोरी की लाइन है, आपको सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना है, पुलिस उसमें एफआईआर रजिस्टर करेगी,
इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद ही जाकर के आप कुछ कर सकते हैं। हाँ, जो चोरी की लाइन है उसको आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी के घर में इस तरीके से नहीं घुस सकते। और आपको तो 2 महीने हुए हैं यहां पे, इस घर में तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं, तो आपको यह नोटिस कैसे आ सकता है? ये तो सरासर तौर पर गैर कानूनी है। और तीसरी चीज, एक चीज सुन लीजिए सर, क्योंकि इस मामले के ऊपर हम लोगों ने बहुत काम किया। बॉम्बे हाई कोर्ट का क्लियर कट ऑर्डर है, आप लाइन डिस्कनेक्ट करने अगर आते हैं, अगर किसी ने 3 महीने तक का अगर बिल नहीं दिया है, तो नंबर 1 उसको आप नोटिस भेजेंगे, पूरी आप कानूनी कार्रवाई करेंगे। सिर्फ आप इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, मीटर नहीं ले जा सकते, क्योंकि मीटर आपकी प्रॉपर्टी है। सर भरत सिंह जी। देखिए, मैं उनसे मेरी बहस भी इसी विषय पे हुई जी। आपने बिना इंफॉर्मेशन दिए आए, ठीक है, अगर आपका अधिकार आइए आप, लेकिन जब मीटर में लॉक लगा है तो आप उस घर वाले को बुलाइए और वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। एक दूसरा, सबसे पहले तो आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था जी। अगर आपको डाउट है, अगर आपको लगता है तो आप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करते, वहां से पुलिस प्रोटेक्शन लेते, उसके बाद आप मेरे घर पे आते, जो आपको कार्रवाई करनी थी करते। लेकिन आप आके डायरेक्ट कार्रवाई करते हैं और ये बुलाने के बाद 15-20 मिनट के बाद, मैं ये कहता हूं कि 15-20 मिनट में आपने उसमें कुछ आप लोग ने छेड़खानी कर दी होगी, ये मुझे तो नहीं पता। और प्रोटेक्शन नहीं था ना महिला कोई है पुलिस में, ना पुलिस प्रोटेक्शन है। आप उसके बाद अगर आपको चोरी का लाइट लगा तो आपने FIR क्यों नहीं किया और आप मुझे नोटिस भेजते हो? तो राजीव भाई, ये सीधा सीधा एक तरह से हरेसमेंट करना है और ये उनको दिखाना है कि आप मेरे बॉस के खिलाफ अगर बोलेंगे। और मैंने ट्वीट भी किया है और आपके चैनल वाला वीडियो भी मैंने डाला है ट्विटर पे, कल ही मैंने ट्वीट किया जी। और मैंने वो डाला है कि मैं अदानी जी के जो अभी पिछला जो राहुल जी ने 12,000 या 32,000 31,000 का करोड़ 31,000 करोड़ का घोटालों का जो जिक्र हुआ था हमारा उस समय, उस विषय पे बोला। और बहुत सारे मैंने ऐसे हर चैनल पे जब बैठता हूं तो जो घोटाले हैं उनका नाम आता है। तो इस देश में जल थल नल सब कुछ अगर अदानी को दे दिया गया तो किस लिए? क्या और कोई उद्योगपति नहीं है? तो उनको कहीं ना कहीं इससे बहुत चुभन होती है और ये चुभन ये दिखा रही है, ये जलन ये दिखा रही है कि छोटे से छोटे के कार्यकर्ताओं के घर पे भी पहुंच के अब कुछ अगर नहीं मिला, अगर ईडी वाला मसला नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं है भाई तो नहीं मिलेगा, CBI वाला कुछ है नहीं तो नहीं मिलेगा, तो इस तरह से उनको जो है फंसाया जाए। लेकिन ये तो दादागिरी हो गई ना सर, ये तो माफिया का काम हो गया, ये तो गुंडा राज हो गया। तो आप अब सरकार चल कैसे रही है? सरकार तो ऐसे ही चल रही है ना, सरकार तो ऐसे ही चल रही है कि गुंडागर्दी करिए, किसी को भी अरेस्ट कर लीजिए, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो चाहे राहुल जी तो सिर्फ नाम लिए थे और सिर्फ जो है बोल दिए थे। तो सदस्य जब राहुल जी की सदस्यता ले सकते हैं, जब संसद में खड़े होके एक सांसद बोलता है कटवे ये मुल्ले, इस तरह से भाषा उपयोग कर सकता है और अध्यक्ष महोदय उनको कुछ नहीं कहते हैं, उनको सस्पेंड नहीं करते हैं, क्योंकि राहुल जी को सस्पेंड करते हैं, तो ये दिखाता है गुंडागर्दी भाजपा की। दुरुस्त बात। एंड दैट बाय द वे इज वेरी स्ट्रेंज। अच्छा, वो दानिश अली वाली केस में क्या हुआ, क्या कुछ आगे मालूम है सर? उस विषय में कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं हुआ। उनसे जो है जो अध्यक्ष पीठाधीन अध्यक्ष साहब थे, उन्होंने कहा कि हमने उनको नोटिस सर्व की है और हमने उनसे जो है सवाल जवाब किया है कि आपने इस तरह से क्यों बोला। लेकिन वो उसके बाद 2 दिन के बाद ना किसी चैनल पे चला ना किसी ने कुछ कहा, क्योंकि अब महुआ मोइत्रा का मसला मिल गया इसलिए। अच्छा, अब महुआ जी को बुला के इंक्वायरी करते हैं कि आप चप्पल कैसे पहनती है, आपका चप्पल कहां से आया, बदतमीजी, उनसे भी बदतमीजी करते हैं। अरे भाई, दुबई में आप रात को किससे बात करती हैं? आप अकेली थी होटल के कमरे में, आपके साथ कोई था, ये कहा गया। ये इस तरह से बदतमीजी करते हैं भाई जी। मेरे घर में भी आके बदतमीजी किए, मैं तो नहीं था ना, एक अकेली महिला होते हुए 3-3 आदमी 4-4 आदमी घर में घुसते हैं, ये कौन सा लॉ में लिखा है? दुरुस्त बात। No, but this is terrible. तो आपको लगता नहीं है, like for example, we've been saying this for a long time, कि ये सब जो मोनोपोलीज हैं इनके खिलाफ there should be a country-wide movement. इस मूवमेंट, इसकी वजह से MRTP बिठाई गई थी।
मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन बिठाई गई थी, जिसका ऑफिस आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, वो त्रावणकोर हाउस में है दिल्ली में, कांग्रेस ने बिठाई थी कि कहीं पर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जहां पे एक ही शख्स की मोनोपोली हो, वरना वो तो राजा बन जाएगा देश का। तो चल क्या रहा है, तो ये मतलब मेरी तो समझ के बाहर है, आज 21वीं सदी में ये हो रहा है। तो सर आपकी इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हुई कि नहीं हुई अभी? नहीं, देखिए यही तो सबसे बड़ा बात, यही तो बात मैं बता रहा हूँ आपको। ना मेरी लाइट काटी गई, ना FIR किया गया, ना केस किया गया, सिर्फ जो है ये कहा गया, आके उनको धमकाना था, एक तरह से धमकाना था, और ये नोटिस दे दिया गया कि आप भरोगे नहीं तो काट देंगे। और अगर वो कहते हैं कि 1 मीटर नहीं, आपके 3 मीटर लेके जाएंगे, कैसे लेके जा सकते हैं भाई आप? अगर आपको लगता है छेड़खानी नहीं ले जा सकते, लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमें पावर है। हमने कहा आप सरकार हैं क्या? आप जो है लॉ हैं क्या? आप जज हैं क्या? आप कोर्ट हैं क्या? बोलते नहीं हमें पावर दिया है। हम लोग किसने पावर दिया भाई, वो तो मैं पूछना चाहता हूं। और ये आदेश किसने दिया आपको, मैं वो जानना चाहता हूं। आप जो है एक एम्प्लॉय हो सकते हैं, काम करने वाले हो सकते हैं, आपके ऊपर मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो कौन है कि जो आपको आदेश दिया। नहीं, उसके लिए आपको सरकार का एक्ट दिखाना पड़ेगा। एक्ट होगा कोई, असेंबली ने पास किया होगा महाराष्ट्र ने, या इवन MERC ने पास किया होगा, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने पास किया होगा। जो मुझे जहां तक लॉ समझ में आता है, मैं ये जानता हूं कि आप किसी के घर में डायरेक्ट अगर एक महिला है तो घुस नहीं सकते हैं बिना महिला कांस्टेबल, बिना पुलिस प्रोटेक्शन के। एक दूसरा, अगर मीटर बॉक्स लॉक है तो आप उसको तोड़ नहीं सकते, आपको बुलाना पड़ेगा सामने। मैं राजीव जी अगर गलत किया हूं तो मैं सामने रहूंगा, पुलिस प्रोटेक्शन रहेगी, उसके सामने वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, और जो गलत है वो उसके अंदर दिखेगा। लेकिन सब कुछ करने के बाद अगर आप ये कहते हैं कि आपने ये किया है, मैं कहता हूं कि मैंने ये कान से निकाल दिया और उसके बाद में ये ईयरफोन कान में डाल दिया, उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं बोलूं कि नहीं कान में तो कुछ था ही नहीं क्योंकि मैंने उस समय निकाल दिया था, तो वो कहते हैं ना कि खाता ना वही जो अदानी कहे वो सही। लेकिन कानून ये कहता है साहब, मैं आपको फिर बोल रहा हूं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों को याद होगा कि इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत शोज किए हैं, whether it is Adani, whether it is MACB, whether it is BEST, no one has the right to take away the meter. Let's be very clear. No one has the right to enter your house unannounced. They first have to send a notice. A proper notice has to be sent. भाई ये this has been found. What do you have to say? Show cause notice आता है साहब कि ये पाया गया है हमारी तरफ से कि शायद ये इलीगल लाइन है, गैर कानूनी लाइन है, क्योंकि ये तो दादागिरी हो गई। दिस इज नॉट डन एब्सोल्युटली। आई होप द कांग्रेस विल टेक दिस अप वेरी वेरी सीरियसली। सर नहीं, ये लड़ाई हम लड़ेंगे। अभी मैंने अपने वरिष्ठ नेताओं से बात इस विषय पे नहीं किया है, अपने लेवल तक मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा, और जरूरत पड़ी तो मैं इसमें मेरे अध्यक्ष नाना पटोले जी को और वर्षा गायकवाड़ ताई है उनको, मेरे नेता नसीम भाई है उनको, सबको मैं इस चीज की जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन ये लड़ाई लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम, वी कैन अश्योर यू वी आर विद यू। इस लड़ाई में हम लोग आपके साथ हैं। मैं सीधी साधी बात आपको बोल रहा हूं। धन्यवाद। कोई गैर कानूनी चीज के हम लोग खिलाफ हैं। मैं डंके की चोट पे उनसे कहा है कि अगर आपको लड़ाई लड़ना है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। आपको ये साबित करना पड़ेगा, कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि मैंने चोरी किया है। अगर ये साबित नहीं हुआ तो ये समझिएगा, मैं समझूंगा कि अदानी जी मुझसे डरते हैं जी, which is rather sad, which is no, but this happening right now in Mumbai is absolutely not done, absolutely not done. सर यहाँ पे अब दो चीज़ें हैं, ये अडानी के इशू ये तो चलता रहेगा, मुझे लगता है चुनाव तक ही सबसे बड़ा इशू ये बनने वाला है। दूसरी चीज़ क्या है कि महाराष्ट्र में ही अगर आप देखें मराठा आरक्षण के मसले के ऊपर जिस प्रकार आज की तारीख में सरकार चल रही है, अब बाकी जितने भी समुदाय हैं जैसे दांगड़ कम्युनिटी हो गई, कोली कम्युनिटी हो गई, और अपने जो बाकी जो लोग हो गए, जो 96 समुदाय है ना सर मराठास में, 96 है, कुंभी है, कोली है, लोहार है, बहुत सारे लोहार हैं, बहुत लोग हैं। अब दांगड़ कम्युनिटी ये कहती है, दांगड़ ये कहते हैं कि आप मराठा कम्युनिटी के साथ आप इतना डर क्यों गए हैं, क्योंकि वो लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2,
छगन भुजबल जी ने सीधे साधे तौर पर अटैक किया है एकनाथ शिंदे साहब पे। उन्होंने कहा है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट लेने के लिए ना जाने कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं बाकी सब लोगों को, एक एक साल लग जाता है ओबीसी का सर्टिफिकेट पाने में। यहां पर तो आपने दुकान खोली हुई है, पहले 5,000 फिर 10,000 फिर 15,000 सर्टिफिकेट अभी मिल गए, उसके बाद क्या 1 लाख 1.5 लाख आप दे देंगे सर्टिफिकेट्स कुनबी के कि भाई निजाम शाही के वक्त के पुरावे हम लोगों को मिल गए, आप लेके जाओ, ये कुनबी सर्टिफिकेट है। सर मेरा ये कहना है, बात ये हुई थी कि मराठा आरक्षण अलग से दिया जाएगा, ओबीसी आरक्षण जो इस वक्त है उसके अलावा उसमें ही अगर आप कुनबी सर्टिफिकेट और देंगे तो बाकी ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो कम हो जाएगा। बाकी लोगों का क्या, ये सरकार क्या कर रही है, मेरी समझ के बाहर है। सर बताएं। नहीं, मेरा अपना ये मानना है कि जो ओबीसी समुदाय का जो कोटा है उससे छेड़छाड़ न किया जाए जी, जो उनका अपना हक है उसको न मारा जाए। ये सरकार को कोर्ट में मूव करना चाहिए। केंद्र में इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में राज्य में इनकी सरकार है जी। ये अब कोर्ट में जाके ये कहें कि जो कैप लगा है 50% वाला उसे बढ़ाया जाए, और जब वो बढ़ेगा तभी इसका हल निकल सकता है। अन्यथा इसी तरह से कहते हैं ना कि छोटा घर है, उसके अंदर अगर पहले 4 बच्चे रहते थे, 4 बड़े हो गए तो 4 और परिवार बढ़ गए तो 8 हो गए, तो 8 को रहने के लिए तकलीफ होगा, तब तो बट नेचुरली है कि झगड़ा होगा जी। और उस झगड़े को खत्म करने का काम जो है वो सरकार करती है। तो सरकार का काम क्या है ये सरकार बता सकते हैं शिंदे जी। और कहीं ना कहीं देखिए अब ये लड़ाई जो है उनके घर में चालू हो गई है, चाहे वो छगन भुजबल जी और शिंदे जी आपस में अब लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन तो सर छगन भुजबल साहब ने सर जिस शब्दावली का प्रयोग किया है कल, उन्होंने तो ये कहा है कि हम पूरे महाराष्ट्र में हम लोग दहशत फैला देंगे अगर ऐसी अगर ये इस किस्म की आप बात करेंगे तो। नहीं, बहुत सारे वीडियो अभी चल रहे हैं छगन भुजबल जी का। मैं ये कहता हूँ कि भाई बड़े नेता हैं छगन भुजबल जी और बड़े सुलझे हुए नेता हैं। इस तरह से अगर कहेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं वो भड़केंगी और कहीं ना कहीं ये हमारे महाराष्ट्र के लिए खतरनाक होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि छगन भुजबल जैसे सीनियर नेता को, लीडर को इस तरह से न बोला जाए, ऐसी बातें न कही जाए, कहीं ना कहीं आपस में मतभेद हो और कहीं ना कहीं इसका खामियाज पूरे जनता को, चाहे वो ओबीसी हो चाहे वो अपर कास्ट के लोग हो, ये दोनों को भुगतना पड़ेगा। मैं ये कहता हूं कि राजीव भाई, सरकार के पास वो पावर है, सरकार के पास वो ताकत है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, कोर्ट भी आपके साथ है। आप मूव करिए ना, आप मूव करिए। जो 50% का कैप लगा हुआ है, कैप उसको खत्म करिए आप कैप को जी। वो 102nd अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके तहत ये कैप लगाया गया है, वो उसमें एक और अमेंडमेंट लेकर के आ जाइए। लेकिन हर एक की अपेक्षा यही थी भरत सिंह जी, हर एक की अपेक्षा यही थी कि जब स्पेशल सेशन बुलाया गया था पार्लियामेंट का, हर एक को ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि ये अभी संशोधन हो जाएगा और जो 50% कोटा है वो अब 60% हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हर एक को ये अपेक्षा लगा के बैठा हुआ था। और हाल ही में जब आदरणीय सामान्य प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब शिरडी आए और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट भी किया और फॉर सोशल जस्टिस ऐसा कुछ कहा उन्होंने, तब भी लोगों को, सब लोग आस लगाए बैठे थे कि प्रधानमंत्री जी कुछ अनाउंस करेंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो इनको मालूम नहीं है कि इसका बैकलैश होने वाला है बहुत जबरदस्त। भरत सिंह जी, प्रधानमंत्री जी तो यहाँ तक उनको ये नहीं पता, वो कहे कि हमें नहीं पता है कोई मराठा रिजर्वेशन के लिए भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। वो तो ये कह के गए मुझे तो पता ही नहीं कुछ। अब इतनी बड़ी घटना, पूरे सारे न्यूज चैनल, चाहे वो छोटे न्यूज चैनल हो चाहे वो बड़े न्यूज चैनल हो, हर न्यूज चैनल पे डेली जो है वो चल रहा था कि मनोज जरंगे पाटिल जो है वो अनशन पे बैठे हुए हैं, नाक में दम कर दिए हैं सरकार को नींद नहीं आ रही है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक मीटिंग हो रही है, उसका रास्ता निकाला जा रहा है। कोई जो है मंत्री उठ के कहता है ये तो चलो ठीक है, इसको अब इसी तरह से सल्टा दिया जाए, फिर बाद में देखा जाएगा। ये सब रिकॉर्डिंग में आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को ना ओबीसी से मतलब है, ना उनको मराठाओं से लेना देना है,
उनको सिर्फ वोट से लेना देना है, उनको अपनी कुर्सी से लेना देना है। वो कुर्सी कैसे बचती है वो उस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो काम चल रहा है इस देश में वो तो देश की जनता देख ही रही है। सर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल साहब के ऊपर भी अब लांछन लगा दिया गया है, आरोप लगा दिया गया है कि आपको 508 करोड़ रुपए कैश में मिले। तो बघेल साहब ने तो वो तो हंसते हुए कहा कि यार ये क्या, ये हास्यास्पद बात कर रहे हो, इज दिस अ जोक, ऐसा भूपेश बघेल साहब ने कहा है। अब वो कौन से बैंक में, किस बैंक में 508 करोड़ गया ये तो बताए भाई। वो कहते हैं कैश में लाएगा 500। सर 508 करोड़ कैश में लाना बड़ा मुश्किल होता है सर, मतलब कैसे लाएगा? हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये भी कहा है कि कम से कम ईडी के जो ऑफिसर आ रहे हैं इसमें ईडी उसको अगर कहेंगे ना तो मुझे लगता है शोभा नहीं देगा। उसको कहिए आप इलेक्शन डिपार्टमेंट, वो भाजपा की इलेक्शन डिपार्टमेंट हो गई। ईडी मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट जी। जब भी चुनाव आता है तो वो जो है जहां पे विपक्ष की सरकारें हैं, नेता हैं, उनके लिए इलेक्शन डिपार्टमेंट भाजपा का बन के जाके उनके विरोध काम करती है। लेकिन तो ये हो क्या रहा है भरत सिंह जी? अब मुझे मालूम है आप क्या कहेंगे, लेकिन हो सकता है कि आप कुछ और बोले आज, मुझे मालूम नहीं है। भूपेश बघेल साहब हो गए, अशोक गहलोत साहब के सुपुत्र हो गए, उनके साहबजादे हो गए, राजस्थान पीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है वो हो गए, हर एक को समन पे समन, समन पे समन। ये क्या है? वो भी चुनाव के पहले। मतलब कुछ जरा ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। मतलब वाई, क्या हो गया देश को हमारे? भरत सिंह जी ये बताएं। हमारे नहीं, हमारे देश को कुछ नहीं हुआ है। हमारा देश जहां था वही है, लेकिन हमारे देश के जो इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का बहुत बड़ा खौफ है, डर है कि मेरी कुर्सी जा रही है, और उस कुर्सी को बचाने के लिए जो भी करना पड़े, जो भी जिस नेता को केस करना पड़े, जेल में डालना पड़े, लांछन लगाना पड़े, तो भी उससे पीछे नहीं हटेंगे। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, खड़गे जी भी हमारे जो अध्यक्ष हैं, नेता हैं, वो जब महाराष्ट्र में राहुल जी की जब इंडिया मीटिंग थी उस समय उन्होंने कहा था कि सब अपनी कमर कस ले, तैयारी कर लें, छोटे से बड़े नेता जेल में जाने के लिए। क्योंकि मुझे लग रहा है राजीव जी, एक समय वो ऐसा आएगा 2024 तक चुनाव आते आते मैक्सिमम नेता इस देश के विपक्ष के वो जेल में रहेंगे। और अभी तो मोदी जी को हार से डर लगता है। लेकिन क्या ये तरीका है जीतने का? आपको लगता नहीं कि मतलब इनके आसपास, देखिए साहब ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी को हम अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह। उसके पहले भारतीय जनसंघ को भी जानते थे। अब तो खैर वो पार्टी नहीं रही, वो जो पुरानी भारतीय जनता पार्टी है वो भी नहीं रही। अब तो पहचाने भी नहीं जाते कि ये बीजेपी है कि कौन सी पार्टी है। लेकिन इनके आसपास बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग हैं साहब, बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, इलेक्शन एक्सपर्ट्स हैं। तो इनको मालूम नहीं है कि इन सब हरकतों की वजह से, ऐसी चीज़ों की वजह से एक बहुत बुरी तरह नेगेटिव रिएक्शन भी हो सकता है। भरत सिंह जी देखिए, शायद आप सही कह रहे हैं कि नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है, लेकिन भाजपा को ये लगता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं लगता है कि इसका नेगेटिव रिएक्शन होगा। अगर मान लीजिए उनका ये सोचना होगा, उनको ऐसा लगता होगा कि वैसे भी तो हम हार ही रहे हैं, क्यों ना ये आखिरी दांव खेल लिया जाए, सारे नेताओं को अंदर कर दिया जाए, फंसा दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। कम से कम हमें तसल्ली तो रहेगी कि हमने ये काम किया होता तो शायद हम बच जाते, हमने ये काम नहीं किया। तो मुझे लगता है उसी के तहत जो है सभी नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई का जाल बिछाया जा रहा है और उसके माध्यम से सबके ऊपर केस करके उन्हें अंदर किया जा रहा है। इसके बाद में भी हार जाएंगे ना तो कम से कम कल जब वो विपक्ष में बैठेंगे तब वो कह सकते हैं, जैसे आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, तो जब आप उनसे पूछेंगे तो कहेंगे कि भाई हमने तो सब कुछ कर लिया, हमने तो जेल में भी ये लोग को डाल दिया, लेकिन फिर भी हम हार गए। तो चलो कोई बात नहीं, अब हार गए तो हार गए। लेकिन एक चीज तो है, हाल फिलहाल में, आज तो खैर चुनाव शुरू हो गए हैं छत्तीसगढ़ में, आज वोट भी पड़े हैं पहला फेज में। इसके पहले एक जो लेटेस्ट सर्वे आया, वो एक बहुत ज़माने में एक बड़ा रिस्पेक्टेड चैनल हुआ करता था। आज मैं समझता हूँ वहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं वो अभी भी बहुत रिस्पेक्टेड हैं, ऐसी बात तो नहीं है, बड़े सम्मानीय हैं, बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं साहब। हम तो एक छोटा सा चैनल चलाते हैं यहाँ पे, क्या है मतलब,
उनका एक सर्वे आया एनडीटीवी का, जिसमें ये दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीत रही है साहब। राजस्थान में भी आप हार रहे हैं, कांग्रेस हार रही है, मध्य प्रदेश में भी हार रही है, छत्तीसगढ़ में भी हार रही है, और तेलंगाना में भी बीजेपी जीत रही है, और मिजोरम में भी जीत रही है। ऐसा कहा गया है। जिस रिस्पेक्टेड चैनल की आप बात कर रहे हैं राजीव जी, वो एक आदमी से जो है लास्ट तक बंधा हुआ था, और हर कोशिश, हर मुमकिन कोशिश भाजपा या देश के प्रधानमंत्री कह लीजिए, चाहे भाजपा के नेताओं को कह लीजिए, उन्होंने हर कोशिश की, धमका के, डरा के, एयर शो जो है ऑफ करके, हर चीज कोशिश करने के बाद जब वो व्यक्ति रुका नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इस चैनल को ही खरीद लिया जाए। अब ये बताइए, जिस व्यक्ति ने उस चैनल को खरीदा है, इतना पैसा लगाया है, और उसके बाद उनके माई बाप को अगर कुछ ये कहे कि नहीं भाजपा हार रही है, आप हार रहे हो, तो वो चैनल चलेगा क्या? तो वो अपना चैनल चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए उनको दिखाना ही दिखाना है। ये तो अच्छा हुआ ये नहीं बता दिए कि 2024 का चुनाव हो रहा है और अभी से भाजपा जीत गई है, ये तो नहीं बताया, अच्छा हुआ। लेकिन आज की तारीख में जिस प्रकार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जिस प्रकार वो हर जगह पर कैंपेन कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से, बड़े गांधीवादी तरीके से वो बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का तो हमने देखा ही है, मतलब सुतार, मतलब कारपेंटर जो काम बढ़ाई होते हैं, जिसको दिल्ली में काम बढ़ाई बोलते हैं, कारपेंटर जो हैं उनके साथ चले गए, मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास बैठ गए वहाँ पे अजमल खान रोड पे, फिर उसके बाद लद्दाख तक गए मोटरसाइकिल पे, सोनीपत के अंदर वो क्या धान के खेत के अंदर उतर गए, और कुलियों के साथ चले गए, और तो और छोड़िए किसी का बस्ता भी उठा लिया उन्होंने अपने सर पे, और वो दिखाया कि भाई मैं आप लोगों के साथ हूँ बिल्कुल। तो जो कनेक्ट उनका बना है लोगों के साथ, वो इतना ज़बरदस्त कनेक्ट कैसे बना? मतलब मैं, क्योंकि अभी तक तो उनकी जो रेपुटेशन बनाई जा रही थी, एक तो थी कि वो पप्पू हैं, नंबर 2 उनको देश के बारे में कुछ मालूम नहीं है, नंबर 3 वो आम आदमी की भाषा समझते ही नहीं है, क्योंकि वो सोचते इटालियन में हैं, फिर उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते हैं और फिर बड़ी विचित्र हिंदी बोलते हैं। यहाँ तो मतलब जो लोगों का प्यार मोहब्बत उनको मिलते हुए दिख रहा है, वो तो कुछ और ही बताता है। भरत सिंह जी, देखिए, राहुल जी की सोच कभी वो नहीं हो सकती है कि देश की जनता को कोई तकलीफ हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सोच ठीक इसके उल्टे। उनकी सोच यही है कि देश की जनता को मैं कितना परेशान कर सकता हूं। यही फिर दोनों पार्टियों में और दोनों नेताओं में डिफरेंस ये है। एक तरफ राहुल जी है कि देश की जनता को खुशहाल तरीके से देखना चाहते हैं, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कुली हो, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो फेरी वाला हो। हर व्यक्ति को राहुल जी जो है वो खुश देखना चाहते हैं जी। वो देखना चाहते हैं कि सब अपना रोजी रोटी सही तरह से कमाएं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ अपने मित्रों के लिए काम करते हैं, फिर मैं कहूंगा कि वो अदानी जी के लिए काम करते हैं, वो जो है अंबानी जी के लिए काम करते हैं। वो देश की जनता के लिए, 140 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो शायद, मुझे लगता है ना, 10 लाख वाला सूट कोई पहनता है क्या? कोई 8,000 करोड़ की जेट में चलता है क्या? 5 लाख का कोई चश्मा पहनता है क्या? अरे आप कितने विजुअल देखा होगा राजीव भाई, कि अगर उनके फोटो सेशन में कोई भी नेता, चाहे वो जेपी नड्डा हो गए, चाहे वो कोई भी नेता हो गया, अगर वो बीच में आता है तो उसको तो कितना भुगतान भुगतना पड़ेगा। वो तो उस कैमरा दिखाया है, वो तो बहुत बार दिखाया गया। तो जो आदमी शो बोलते हैं ना, कि वो हिंदी पिक्चर में राज कपूर जी थे शोमैन, उसी तरह से मुझे लगता है कि देश की राजनीति में एक शोमैन हुआ करते, खाली जो है वो शो करते हैं। और एक तरफ राहुल जी हैं, वो देश की जनता के बीच में जाके, वो खेत में जाके, खलिहान में जाके, वो सड़क पे जाके, वो कुलियों के बीच में जाके, जिस तरह से अपनत्व का एक, देखिए ना, जब वो मिलते हैं लोगों से, और लोग जब उनसे मिलते हैं तो कितना अपनत्व उनको लगता है कि ये इतना बड़ा आदमी और आज हमारे बीच में आके अपने सर पे जो है वो बोझा उठा के चलता है। तो मुझे लगता है कि सही वक्त आ गया है कि अब देश का बोझा, जब जिस तरह से राहुल जी ने, अगर वो
देखा होगा आपने जो बोझा उठाते हुए, जी। मुझे लगता है कि अब सही वक्त आ Can we गया है run कि that देश, footage, please? देश का बोझा भी जी। जो है राहुल जी उठाएंगे। जी, दुरुस्त बात है, लग रहा है मुझे। और तीसरी चीज़ क्या है कि जो आपने गारंटीज दी हैं हर जगह पे, जैसे एक एग्जांपल भी है आपके सामने, सबके सामने उदाहरण भी है, देयर इट इज, दैट्स द फुटेज, राहुल गांधी लिफ्टिंग अप दैट सूटकेस, वाओ, दिस इज रियली ब्यूटीफुल, लुक एट दैट, रियली वंडरफुल। नाउ पॉइंट इज, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश का उदाहरण सब लोगों के सामने है कि भाई यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ें लागू की हैं, आपके सामने है, और राजस्थान में भी की। आपको लगता है कि ये सारे जो वादे हैं ये कारगर होंगे लोगों का मन बनाने में कांग्रेस की तरफ? देखिए, इस समय बहुत जरूरी था, इस देश में इस समय जनता को सहूलियत देना बहुत जरूरी था। जिस वादे के साथ और गाजे बाजे के साथ देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना था, वो इसलिए चुना था कि उन्होंने वादा किया था कि ना मैं किसी को भूखा सोने दूंगा, मैं अच्छे दिन लाऊंगा, मैं हर चीज सस्ता कर दूंगा, हर व्यक्ति के वो अच्छे दिन आ जाएंगे। जब देश की जनता ने पिछले 10 सालों में देखा कुछ अच्छे दिन नहीं आए और ये कहने लगी कि मुझे लौटा दीजिए वो पुराने दिन, ये अच्छे दिन से अच्छा तो हमारे पुराने दिन थे, तो मुझे लगता है कि देश की जनता को अगर कोई रिलीफ दे सकता है, कोई अगर कुछ कहते हैं ना महंगाई कम कर सकता है, उनके बोझे को कोई कम कर सकता है, तो वो कांग्रेस पार्टी कम कर सकती है। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने 2 राज्यों में पहले करके दिखाया जी। वो कर्नाटक में भी करके दिखाया, वो जो हिमाचल में भी करके दिखाया। तो देश की जनता को अब देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की आंधी चल रही है, जिस तरह से अशोक गहलोत जी राजस्थान में 140 करोड़ महिलाओं को जो है वो फ्री में जो है मोबाइल दिया है। कहीं किसी घर देखेंगे आप, घर में महिलाओं के पास गांव में मोबाइल नहीं होता है। 3 साल के लिए उनका नेट फ्री कर दिया है, बिल फ्री कर दिया है, जिस तरह से जो है 100 यूनिट लाइट फ्री कर दिया है, जिस तरह से 500 में गैस दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर राज्य की जनता को लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है वो निभाती है। और यहाँ पे एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं आपको रुकना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ की कैंपेन के दौरान और मध्य प्रदेश की कैंपेन के दौरान, नॉट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की कैंपेन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम भी 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। तो मध्य प्रदेश में तो उनकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी है, तो वहां पर क्यों नहीं दे पा रहे 500 रुपए का? नहीं देंगे ना, वो नहीं देंगे ना। जुमलेबाज पार्टी कौन है ये पता है ना, आप तो ये तो जानते हैं कि जुमलेबाज पार्टी, ये तो जुमला था। ये कहने वाला पता है आपको कौन था? 15 लाख रुपया मिलेंगे, तो ये तो जुमला था। तो जो जुमलेबाज पार्टी होती है वो सिर्फ बातें करती हैं, वादा करती हैं, निभाती नहीं है। कांग्रेस पार्टी न जुमला करती है, न वादा जो करती है उसको निभाती है। तो ये दोनों पार्टियों में फर्क है और दोनों नेताओं में फर्क है कि राहुल जी आत्मीयता से देश की 140 करोड़ जनता के साथ रहना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ नहीं, देश के उद्योगपतियों के साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि हिंदी में कहावत है कि जो बनिया होता है ना, वो बनिया सोच रखता है। वो सोचता है कि किस तरह से हमारा सामान बिके, किस तरह से हमारी दुकान को सजाया जाए। वो अपनी दुकान चला रहे हैं, देश को एक दुकान समझ लिए हैं और देश की जनता को ग्राहक समझ लिए हैं। कितना देश की जनता को लूट सकता हो एक दुकानदार। देखिए, कमाने के लिए कोई ना कोई फंडा, कोई ना कोई रास्ता वो निकालता है कि ज्यादा से ज्यादा माल कैसे बेचूं, और वही देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। झूठ बोलना पड़े, चाहे जो बोलना पड़े, चाहे जो करना पड़े, मैं करूंगा, लेकिन अपना माल बेचूंगा, चाहे देश की जनता किसी भी स्तर पे कहीं भी कितना भी महंगाई हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, ये देखती है कि देश की जनता को किस तरह से सहूलियत दिया जाए, किस तरह से उनके जो जीवन में तकलीफ है उसको कम किया जाए। और यही जो है देश की जनता और राहुल जी कर रहे हैं, और उसी कंधे से कंधा मिला के हम सभी छोटे से बड़े नेता कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल, अब एक नया शगुफ्ता सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं जिनसे हमारी बात हुई है, और एक दो नेता, ज़्यादा बड़े नेता नहीं लेकिन बहुत लोगों ने, अन्य लोगों ने ये कहा है कि राहुल गांधी चाइनीज एजेंट है। राहुल गांधी जो हैं उनको जो इंस्ट्रक्शन आती हैं वो चाइना से आती हैं, और दूसरी तरफ जॉर्ज सोरोस से आती हैं। और अभी जो वो उज्बेकिस्तान गए थे, वो इंस्ट्रक्शंस लेने गए थे कि किस प्रकार उनको क्या करना है नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी
एंटी इंडियन हैं। सर भरत सिंह जी। चलिए, मैं मान लेता हूं कि सारे प्रवक्ताओं के, भाजपा के नेताओं के, भाजपा के जो कह रहे हैं वो सही है कि राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तो वो जो है सिर्फ मोदी जी को हराने की बात करते हैं, देश को किस तरह से क्या कहते हैं उसको, नाम खराब किया जाए उसकी बात करते हैं। अगर कोई नेता बाहर जाके अगर ये सीखना चाहता है तो ये अगर भाजपा बताती है तो मुझे लगता है कि शायद अगर रिकॉर्ड निकाल लीजिए पिछले 10 सालों का, तो सबसे ज्यादा कौन सा नेता विदेश में गया है, कौन सा नेता जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा घुमा है। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जब पूरे 12 महीने में से 3 महीना देश में रहते हैं और 9 महीना विदेश में रहते हैं, तो क्या वो एडवाइस लेने जाते हैं, क्या वो सीखने जाते हैं क्या कि देश की जनता को किस तरह से भुखमरी के कगार पे लाया जाए, किस तरह से बेरोजगारों को रोजगार न दिया जाए, किस तरह से जो है अग्निवीर योजना के तहत जो जवान हैं उनको 4 साल का नौकरी दिया जाए, किस तरह से सीबीआई और ईडी के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को जेल में पहुंचाया जाए। तो क्या देश की जो है जनता को इसी तरह से कहते हैं ना तकलीफ देना, ये सीखने जाते हैं क्या देश के प्रधानमंत्री? राइट अगर ये बात जी आप कुछ बोल रहे थे क्या? अगर ये बात नहीं, मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना कि अगर राहुल जी अगर विदेश में जा रहे हैं, अगर वो जाके देश का नाम खराब कर रहे हैं या वो चाइना का एजेंट हो गए हैं, तो मैं ये कहता हूं क्या आप अमेरिका के एजेंट हो गए हैं, थाईलैंड के चाइना के एजेंट वाली बात आई कहां से? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया, ये चाइना के एजेंट वाली क्यों? क्योंकि राहुल जी ने बार बार पूछा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना के साथ वस्तु स्थिति क्या है। इसलिए कि बार बार वो कह रहे हैं कि चाइना हमारी जमीनों को कब्जा कर रहा है, चाइना घुस गया है, और कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए, कहीं ना कहीं इससे जो है देश की जनता को बरगलाने के लिए ये सगुफे छोड़े जाते हैं। असली एजेंट अगर कोई है तो वो भाजपा है, और ये दिखाता है कि आप बुला के तो झूला भी झूलते हैं, आप बुला के तो खाना भी खाते हैं, और आप जो है दिखावे के लिए सब कहते हैं कि हमने वो जो है चाइना से सारे रिश्ते तोड़ लिए। आज भी बिजनेस सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ है वो चाइना के साथ है। तो देश के प्रधानमंत्री सच कह रहे हैं कि भाजपा के प्रवक्ता सच कह रहे हैं, ये उनका अंतर आत्मा ही जानता होगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर राहुल जी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो कहते हैं वो होता है। जब उन्होंने कोई चीज कहा है तब वो देखिए देश के सामने एक विकट समस्या के तौर पे आइए। और ये भी बात ठीक है, राहुल गांधी जी ने अब एक जो उनकी नई लाइन, नहीं इतनी नई तो नहीं है, 3 हफ्ते पहले उन्होंने कहा था मेरा नाम राहुल गांधी है, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा है। मैं तो 2-4 जगह बताया ना आपको कि राहुल जी में और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क है, भाजपा में और कांग्रेस में क्या फर्क है। राहुल जी और देश की जनता के लिए क्या सोचते हैं, देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के लिए क्या सोचते हैं, ये फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। और इसी वजह से देश की जनता धीरे धीरे अब वो राहुल जी को चाहने लगी है और प्यार करने लगी है। और मुझे लगता है कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं तो राहुल जी को देश की जनता कह रही है कि भारत का बोझ अब आपके सर पे होगा और आप इसका बोझ उठाइए, क्योंकि अब जो उठाने वाले थे अब वो जो है कंधे कमजोर पड़ गए हैं, सर भी कमजोर पड़ गया है। Right, thank you so much Bharat Singh ji, and thank you for joining us, and we can assure you if you require any help with regard to this electricity matter, we are there with you. I am shocked, I'll be very frank with you, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ इस बात को सुन करके कि ऐसा आपके घर अभी लड़ाई लंबी चलेगी सर। लंबी नहीं चलेगी, अरे क्या बात करते हैं, छोटी सी लड़ाई है आपके लिए, छोटी सी लड़ाई है ये, 1 हफ्ते में आएंगे आपके पास माफी मांगेंगे, ये क्या बात कर रहे हैं? अरे छोड़िए साहब, हम लोग इनको जानते हैं, अरे जाने दो, क्या है इनमें, ये ऐसे कागजी शेर बहुत देखे हैं, कोई उसमें कुछ नहीं, छोड़िए। चलिए भरत सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू। Wait, that was very shocking. I mean, in terms of the fact that here is a leader of the Congress party, the Adani guys come into his office, his house, break into his house, break into his electricity meter, open the electricity meter, and they don't cut off his electricity. उनकी बिजली नहीं काटते हैं, सिर्फ धमकी देते हैं हम तुम्हारा मीटर उठा करके ले जाएंगे, और 77,000 रुपए का बिल दे देते हैं उनको पेनल्टी लगा करके कि आपने चोरी की लाइन ली है। कोई नोटिस नहीं भेजते, कोई पुलिस की इंक्वायरी नहीं होती, कोई एफआईआर नहीं होता,
अगर चोरी की लाइन की कोई लेता है, इट इज अ क्राइम पनिशेबल बाय लॉ। अरे भाई एफआईआर करो, इन्वेस्टिगेशन करो। ये क्या है? ये तो बड़ा अजीब मसला है। दिस इज एब्सोल्युटली टेरिबल व्हाट इज हैपनिंग। मुझे लगता है कि जिस प्रकार पहले भी हम लोगों ने बिजली की जो कंपनियां हैं उनके आतंक के खिलाफ, आप लोगों को याद होगा, एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी और हम सब लोगों ने मिल करके एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, जिसके बाद महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने स्ट्रिक्चर्स पास किए थे इन कंपनी के खिलाफ। मुझे लगता है वक्त आ गया है कि एक बार फिर वैसा ही अभियान दोबारा चलाना पड़ेगा। राइट, एंड एट द मोमेंट